एक तो केमिकल बॉन्डिंग और साथ में पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी में जो आपको पता होने चाहिए, जिस वजह से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आता है, तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो मैं शॉर्ट में एक बार आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, हमने क्या क्या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, क्या क्या periodicity में पढ़ा था, और आपको किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता है हमने थ्योरीज पढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने बात करी थी बॉन्ड की। ठीक है, बॉन्ड बनता क्यों था? बॉन्ड बनता था स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी अलग अलग थ्योरी ने बताया कि किस किस तरीके से स्टेबिलिटी आ सकती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हमने एक एक करके थ्योरी पढ़ना शुरू करा था, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी आई थी आपकी लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी आई थी। पहले तो थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं सारी। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी थी आपकी लुईस ऑक्टेट थ्योरी, इसने क्या बोला था? सिंपल सा फंडा, कोई भी बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनने के बाद कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, वो टूट जाएगा उसके बाद। ठीक है, जिस वजह से हमने देखा था फिर कुछ दो तरीके के कंपाउंड निकल के आते हैं, एक को बोला जाता था हाइपोवेलेंट और एक को बोला जाता था हाइपरवेलेंट। हाइपोवेलेंट कौन होते थे? हाइपो मतलब जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हाइपर किसे बोला जाता था? हाइपर मतलब ज्यादा, यानी जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिला के। अगर हम बात करते थे हाइपर की, तो हाइपर के कुछ एग्जांपल भी देखे थे हमने, जैसे PF5 है, PCl5 है, SF6 है। आप देख सकते हो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और फिर हमने बात करी थी हाइपोवेलेंट की। हाइपोवेलेंट कौन थे? जैसे BF3, AlCl3, जिसमें 8 से भी कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या था, लुईस ऑक्टेट थ्योरी तो यहीं फेल हो गई, क्योंकि दो ऐसे कंपाउंड निकल के आ गए जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। फिर इनकी स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो उसके लिए हमने आगे और थ्योरी प्रोसीड करी थी। ठीक है, हाइपोवेलेंट की हम बात करेंगे जब मेन ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे, मेन ग्रुप की जब क्लास लगेगी तो। ठीक है, अभी बात करते हैं हाइपरवेलेंट की, कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, उसके लिए एक नेक्स्ट थ्योरी आई थी, दैट इज सिडविक थ्योरी। फिर हमने उसके बाद शुरू करी थी सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, कि कोई भी कंपाउंड मैक्सिमम बॉन्ड कब बना सकता है? जब उस बॉन्ड बनाने के लिए जो आपने एनर्जी लगाई है वो किसी ना किसी तरीके से आप कंपनसेट करा दो। ठीक है, और वो कैसे होती थी? जैसे एग्जांपल था, हमने लिया था PF5। ठीक है, फॉस्फोरस में, तो फॉस्फोरस में हमने देखा था क्या होता था, 3s2 और 3p3। ये था 3s2 और 3p3, और इसके बाद आता था आपका 3d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आता था। अब आपको अगर 5 फ्लोरीन लगाने हैं तो आपको अनपेयरिंग करानी पड़ती थी, और अनपेयरिंग कराने के लिए आपने देखा था एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो इस एनर्जी गैप को कंपनसेट करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज लानी पड़ेगी। और वो क्या था? हम इसके साथ लगा देते थे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से क्या होता था, इन दोनों के बॉन्ड में पोलैरिटी आती थी, पोलैरिटी आने की वजह से बॉन्ड में क्या आ जाता था? आयनिक करेक्टर। पहली चीज आयनिक करेक्टर आ जाता है। दूसरी चीज, जब आप फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन जब फ्लोरीन लगा हुआ है इसके ऊपर क्या आता था? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से फॉस्फोरस का साइज छोटा हो जाता था, और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से साइज बड़ा हो जाता था। तो ये दोनों क्या हो जाते थे? कंपेरेबल साइज के हो जाते थे। कंपेरेबल साइज के हो जाते थे, और कंपेरेबल साइज होते ही क्या हो जाएगा? बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर बॉन्ड को स्ट्रांग करते थे, जिसकी वजह से ये लगाई हुई एनर्जी जो होती थी वो कंपनसेट हो जाती थी। तो सिडविक थ्योरी ने क्या बोला था, कि दो फैक्टर है आपके पास, खाली डी ऑर्बिटल है, और अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अनपेयर्ड करा सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी चाहे ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, अगर आप इस एनर्जी को कंपनसेट करा दो तो हमने देखा था ये दो फैक्टर ही इसको कंपनसेट करा सकते थे। तो ये दो थ्योरी हमने स्टार्टिंग में देखी थी, लुईस ऑक्टेट और सिडविक थ्योरी। फिर इसमें हमने सिडविक थ्योरी पे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थे? पार्शियल चार्जेस के ऊपर बेस्ड थे, कि जैसे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ाते जाएं, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ाने से फॉस्फोरस का साइज छोटा होगा, और यहाँ पे जब साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किया था जब हमने सिडविक थ्योरी के बेसिस पे, जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला,
कि पांचों फ्लोरीन लगे हुए हैं और एक फॉस्फोरस देखा था जिसपे दो फ्लोरीन लगे हुए और बाकी क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। तो अगर मैं इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को और इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को कंपेयर करता हूं, तो हमने देखा था कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या है, डिफरेंट साइज के एटम है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, तो हम कहते थे कि क्लोरीन का साइज बड़ा है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरी चीज, अगर मैं इसी के एक्सियल बॉन्ड और इसी के एक्सियल बॉन्ड को कंपेयर करता हूं, अब दोनों फ्लोरीन लगे हुए हैं, साइज तो फैक्टर आ नहीं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगे हैं जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यानी साइज किसका छोटा है, इस फॉस्फोरस का, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब सेम साइज के एलिमेंट में हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे थे पार्शियल चार्जेस, लेकिन जब हम डिफरेंट साइज के एलिमेंट में कंपेयर कर रहे थे तो हमने क्या देखा, साइज जो होगा वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। क्लियर हो रही है बात? ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे क्लास में। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस हमने करे थे क्लास में और सिडविक थ्योरी पे से ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। या फिर वो क्या पूछ सकता है आपसे, वो आपसे पूछ सकता है कि SF6 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन SCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सिडविक थ्योरी ने क्या बोला था कि उस चार्ज को, वो जो गैप आ रहा था इलेक्ट्रॉन को जम कराने वाला गैप, वो एनर्जी गैप को कंपनसेट करना है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं होता था जिसकी वजह से वो गैप कंपनसेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ये करता था। ठीक है, और ऐसे हमने और भी क्वेश्चन करे थे कि PF5 एग्जिस्ट करता था, PCl5 एग्जिस्ट करता था, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती थी, दैट इज 2.1। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही फर्क नहीं है तो यानी वो जो एनर्जी गैप है वो कंपनसेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो यहां तक हमने दोनों थ्योरी पढ़ी थी, सिडविक थ्योरी और आपकी लुईस ऑक्टेट थ्योरी। क्लियर हुआ सबको? समझ आया सबको? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद हम आते हैं थ्योरी नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरी क्या थी आपकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी पे हम आते हैं। और VBT थ्योरी के अंदर ही आपने एक सब थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आपको क्या बोलती थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है, पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसा हमने अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए कि हाइब्रिडाइजेशन होती है या नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको मान के चलते हैं तो हम बहुत सारी जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो VBT जो थी उसने क्या बोला था, VBT ने बोला कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जब दो एटम अपना आउटर ऑर्बिटल लेके आएंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनकी आपस में क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। ओवरलैपिंग हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, जितनी स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी उतना ही अच्छा आपका क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये बोली थी बात किसने, VBT ने। फिर हमने पढ़ा था दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिक्सिंग की, कि मिक्सिंग क्यों हो रही है किसी चीज में, तो हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग जो थी, मिक्सिंग मिक्सिंग क्यों होती है, किस तरीके से होती है, क्या होती है, ये सारे फैक्टर्स हमने देखे थे। ठीक है, कि मिक्सिंग सबसे पहले तो होती कैसे है। ठीक है, तो होती कैसे है, तो हमने बोला था कि ऑर्बिटल्स जो हैं उनको हम कैसे कंसीडर करते हैं, वेव की तरह। ठीक है, ऑर्बिटल्स ऐसा नहीं है कि आपको नजर आ रहा है S ऑर्बिटल स्फेरिकल नजर आ रहा है या P ऑर्बिटल जो है वो डंबल नजर आ रहा है, वो उनकी शेप है। लेकिन एग्जैक्टली आपको पता है कोई भी चीज पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर अगर हम बात करते हैं इस चीज की, तो हमने कहा था कि कोई भी चीज पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखा रही है तो हम ऑर्बिटल्स को कैसे कंसिडर करेंगे, वेव की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये एक वेव है और सामने से एक और ऑर्बिटल आएगा, उसकी दूसरी वेव होगी। ठीक है, तो जब तो इन दोनों की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, यानी इसके क्रस्ट के सामने इसका क्रस्ट, इसके ट्रफ के सामने इसका ट्रफ आ जाए, जब इन दोनों की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती थी तो हम क्या बोलते थे कि आपकी ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, और अगर इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, यानी इसके क्रस्ट के सामने इसका ट्रफ आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यानी बेसिकली दो ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, दो वेव्स की इंटरफेरेंस हो रही है, ये हमने बोला था। अब वो इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है, और आपको पता है दोनों होती है।
क्योंकि कंस्ट्रक्टिव से क्या बनेगा आगे चल के हम देखेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव से क्या बनता था, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता था। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, देखो मिक्सिंग तो हमने समझ ली कि मिक्सिंग हो कैसे रही है, मिक्सिंग होती क्यों है, पर्पस क्या है। पर्पस ये है, हमने देखा भी था, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, अमोनिया का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अगर इसका साइज छोटा है ऑर्बिटल का, और साथ में 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पी ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन में, तो पी एक्स पी वाई पी जेड एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। अगर हाइड्रोजन तीनों 90 डिग्री पे लगाओगे तो इनमें आपस में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से हमने क्या सोचा कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नाइट्रोजन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, जिससे अगर हाइड्रोजन अटैच भी हो गए तो इनकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और आपने देखा भी था अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता था, अराउंड 160 डिग्री कुछ होता था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री था, बिना हाइब्रिडाइजेशन के 90 डिग्री है, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ 107 है, और 107 में आपको भी पता है रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, किस तरह से होती है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, होती कितने टाइप की है, इसकी टाइप भी देखनी थी कि कितने टाइप की मिक्सिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मिक्सिंग होती है 2 तरीके से। जैसे अगर मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे अमोनिया ही, अमोनिया में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है 2s2 2p3। अगर नाइट्रोजन के खुद के ही ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग कर लें तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अगर एलिमेंट के ऑर्बिटल्स आपस में ही मिक्सिंग कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं एक हाइड्रोजन यहां से आ रहा है अपना 1s ऑर्बिटल लेके, और एक हाइड्रोजन यहां से आ रहा है अपना 1s ऑर्बिटल लेके, तो अब आप देख सकते हो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब इनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है तो इसको क्या बोला जाता था, इसको बोलते थे मोलिकुलर मिक्सिंग, इसको मोलिकुलर मिक्सिंग बोल देते थे, जिससे क्या बनते थे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते थे, और यहां से क्या बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, तो हमने एक पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, और एक पढ़ी थी इसी के बेस पे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आगे डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था 2 तरीके से मिक्सिंग हो सकती है, या तो अपने अंदर ही अंदर मिक्सिंग हो जाए, या सामने वाले से मिक्सिंग हो जाए। अंदर ही अंदर मिक्सिंग होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, सामने वाले से मिक्सिंग होती है तो मोलिकुलर मिक्सिंग होती है। ठीक है, 2 तरीके की मिक्सिंग थी, इतना क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन पे जो क्वेश्चन बनते थे वो कितने तरीके के बनेंगे अभी देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पहले तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि किसका आता था, हमने पढ़ी थी, एक थी VSEPR थ्योरी, एक हमने पढ़ी थी इसी के अंदर NBEPR थ्योरी। ठीक है, और ये दोनों थ्योरी क्या करती है, हेल्प करती है क्या निकालने में, बॉन्ड एंगल। अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आ जाए तो कंपैरिजन, ठीक है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या निकाल सकते हो, ज्योमेट्री निकाल सकते हो, इसका क्वेश्चन आता है, और शेप निकालने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, शेप, VSEPR NBPR वो तो देख ही लेंगे, इसी के बेस पे ही ये सारे निकल के आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन पे जो आपको क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, ज्योमेट्री निकालना, शेप निकालना, बॉन्ड एंगल निकालना। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन है ज्योमेट्री शेप पे आपको डायरेक्ट आए हुए हैं कि इसकी बता दो ज्योमेट्री क्या है, या 4 कंपाउंड एक जगह लिखता है, 4 ज्योमेट्री एक जगह लिखता है और कहता है मैच द फॉलोइंग करो, या फिर वो 4 इधर कंपाउंड लिखता है, यहाँ 4 शेप लिख देता है, उन शेप के साथ उन्हें मैच करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे से ये बनता है। और एक और चीज, हाइब्रिडाइजेशन पे एक और चीज बनती है जिसका नाम क्या होता है, ड्रैगोस कंपाउंड। कौन थे ड्रैगोस कंपाउंड बता सकते हो, ड्रैगोस कंपाउंड किसे बोलते थे, नाइट्रोजन की फैमिली में नाइट्रोजन के अलावा और नहीं ऑक्सीजन की बोलते किसको फैमिली में है, बोलते किसको, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, किसे 90 कहते हैं डिग्री एंगल जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली, शो नहीं करते सर। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, ऐसे कंपाउंड जो बिना हाइब्रिडाइजेशन के ही स्टेबल है उन्हें क्या बोला जाता है, ड्रैगोस कंपाउंड बोला जाता है। और ड्रैगोस कंपाउंड यानी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, यानी प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो प्योर ऑर्बिटल में एंगल कितना होता है, नियरली इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन पे से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है VSEPR थ्योरी। ठीक है, एक एग्जांपल लूंगा, उसे से समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं OCl2। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, Cl के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसमें कितने तरीके की रिपल्शन हो सकती है। सबसे पहले तो ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपल्शन करेगा, यानी लोन पेयर रिपल्शन है। ठीक है, अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन, तो इसे क्या बोला जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोला जाएगा। अब ये वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में, इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगी, इसे क्या बोला जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो यानी सेंट्रल एटम के शेयर्ड पेयर और अनशेयर्ड पेयर की जितनी भी रिपल्शंस होती हैं, उन सबको काउंट किया जाता है किसके अंदर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। VSEPR इन रिपल्शन की बात करती है। ठीक है, और इनमें भी आपको पता है सबसे अच्छी रिपल्शन कौन करता है, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो आपस में रिपेल बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ये है, इसके बाद होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे बेकार होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिपेल करता है, उससे कम लोन पेयर और डबल बॉन्ड लगभग इक्वल करते हैं। ठीक है, और सबसे कम सिंगल बॉन्ड पेयर करता है। ये तो हमने बात करी थी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो। ठीक है, तो ये इनमें रिपल्शन का ट्रेंड था। और अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तब लोन पेयर सबसे स्ट्रांग है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे साइड वाले जो एटम है, इनके भी लोन पेयर है, और ये भी आपस में रिपल्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब साइड एटम में भी रिपल्शन होने लगे, ये कौन सी थ्योरी आ जाती है, ये आ जाती है आपकी NBEPR थ्योरी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसे बोलते हैं NBEPR। तो आपने देखा VSEPR और एक होती है NBPR। लेकिन जहां NBPR लग रही है, NBPR क्या है आप देख सकते हो, ये वाला जो लोन पेयर Cl का साइज बहुत बड़ा है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर जाना चाहेंगे। और अगर ये दूर गए एक दूसरे से, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये वाले एक जो लोन पेयर है, इसकी रिपल्शन इन पे क्या हो जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके आपस वाली रिपल्शन इस लोन पेयर की रिपल्शन से ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए हम कहते हैं कि NBPR जो होती है वो हमेशा क्या करती है, डोमिनेट करती है किसके ऊपर, VSEPR के ऊपर। तो जहां NBPR लग रही हो, वहां पे VSEPR को नहीं देखना, पहले NBPR को काउंट किया जाएगा। और ये किस किस में देखने को मिलता है, जब आपका जो सेंट्रल एटम है वो छोटा है और साइड एटम बड़े लगे हुए हैं। साइड एटम बड़े मतलब या तो वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हो, या फिर कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप आपका अटैच है, एल्काइल ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, कोई बड़ा ग्रुप अटैच है। ठीक है, फिनाइल भी हो सकता है, बेंजीन रिंग अटैच कर दो, तो उनमें भी क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहा है सबको। यस सर। अच्छा। ठीक है, तो हमने देखा VSEPR NBPR। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, इसके बाद, सबसे पहले आपको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको निकालनी सिखाई रखी है, किस किस तरीके से निकालते हैं। तो हमने देखा था अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाती है, लीनियर। लीनियर, और लीनियर में एंगल कितना होता था, 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड, में या अगर 3 हो जाए हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो कौन सी आती थी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना होता था, 120 डिग्री। और अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर में लोन पेयर लगा दूं, क्या शेप बन जाएगी, बताओ भाई। ट्राइगोनल प्लेनर है, पिरामिडल। लोन पेयर लगा दिया, क्या शेप बन गई, एंगुलर। एंगुलर, या फिर बेंट शेप, या फिर वी शेप, या एंगुलर, कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेंट भी आता है, वी भी आता है, एंगुलर भी आता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अगर हमने पढ़ा था 4, 4 हो जाए, तो हमने पढ़ी थी कितने तरीके की, 3 तरीके की पढ़ी थी, या तो sp3, या D3s, या sp2d, या DsP2, जो भी आपने पढ़ी थी। ठीक है, sp3 कौन सी होती थी, टेट्राहेड्रल। D3s भी कौन सी होती थी, टेट्राहेड्रल ही होती थी। और sp2d या DsP2 ये कौन सी होती थी, आपकी स्क्वायर प्लेनर। और फ्रेंड। ठीक है,
स्क्वायर पेनर होती थी। तो टेट्राहेड्रल में तो आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 डिग्री, और स्क्वायर पेनर में कितना हो जाता था, 90 और 180 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर लगा दूं तो क्या शेप बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। पिरामिडल। टेट्राहेड्रल है, एक लोन पेयर लगा दिया, क्या शेप बन गई? पिरामिडल। पिरामिड। एग्जाम्पल बताओ पिरामिडल का कोई। NH3। NH3 अमोनिया हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें एक और लोन पेयर लगा दिया जाए तो, दो लोन पेयर बेंट। लगा दूं, बेंट। बेंट सीसो। बन जाएगी, वी शेप। इसका एग्जाम्पल बताओ। वाटर। वाटर, ये हमने देखा था। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। और हमने देखा था जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ाते जाओगे, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटता जाएगा। आपने देखा था यहाँ पे 109.28 था जब एक भी लोन पेयर नहीं था। एक लोन पेयर लगाते ही बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है अमोनिया में, 160 डिग्री। और दो लोन पेयर लगाने पे वाटर में और घट जाता है, कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री। तो आप देख रहे हो लोन पेयर जितने बढ़ाते जाओगे उतनी क्या होगी, रिपल्शन होगी, और बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ये हमने देखा था ये स्टेरिक नंबर 4 के अंदर। ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 की बात करी थी। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 5। 5 कौन सा था आपका, sp3d। लेकिन डी अगर ऑर्बिटल आप बदल दो तो दो तरीके की ज्योमेट्री बनती थी। अगर हम डी जेड स्क्वायर लेते थे तो हमने पढ़ा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते थे तो क्या बनती थी, स्क्वायर पिरामिडल। ये दो तरीके की हमने ज्योमेट्री देखी थी, टीबीपी देखी थी, टीबीपी, और ये थी स्क्वायर पिरामिडल। ये दो तरीके की हमने ज्योमेट्री देखी थी, और हमने देखा था ये वाली बहुत ज्यादा नहीं एग्जिस्ट करती, ये ज्यादा एग्जिस्ट करती है। ये बहुत कॉमन होती है। ये जनरली उन्हीं में एग्जिस्ट करती है जिसमें क्या हो, साइड एटम का साइज बहुत बड़ा हो, क्योंकि दूर दूर बैठे होंगे तभी रिपल्शन कम होगी। पास पास बैठे होंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। बहुत सारे कंपाउंड 90 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, रिपल्शन बहुत होती है। इसलिए ये कम स्टेबल होती है इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, और ये कितना है, ये 90 है, ये कितना है, 180 है। तो आप देख रहे हो बहुत सारे जो बैठे हुए एलिमेंट वो बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, तो इनमें रिपल्शन कम होती है, इसलिए टीबीपी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ये हमने देखा था। स्क्वायर पिरामिडल कम स्टेबल होती है क्योंकि सारे क्या बैठे होते हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है। ठीक है, फिर टीबीपी में अगर मैं लोन पेयर लगा दूं, बताओ लोन पेयर कहाँ लगना चाहिए, इक्वेटोरियल पे एक्सियल पे, बताओ। इक्वेटोरियल। एक्सियल। इक्वेटोरियल पे लगेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। हमने पढ़ा था लोन पेयर क्या होते थे, एस लविंग होते थे। वो वहीं बैठना प्रेफर करते थे जहां परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम इक्वेटोरियल पे एक लोन पेयर लगा दें, क्या शेप बन गई, क्या बोलते सीसो। थे शेप को, सी। पाई शेप बोलते थे या फिर सीसो बोलते थे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी शेप हो सकती है। अगर मैं एक लोन पेयर और लगा दूं क्या बनेगा, टी शेप। यहाँ दो लोन पेयर लगा दिया, ये बन गई, ये कौन सी शेप हो जाएगी आपकी, टी शेप हो जाएगी। और एक और लोन पेयर लगा दूं तो लीनियर। लीनियर बन जाएगी। उसका बेस्ट एग्जांपल था जो आपने देखा तो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा I3। गया है, दैट इज I3-। बहुत बार पूछा गया, I3- बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यही है जो कि लीनियर होता है और टीबीपी होती है, ज्योमेट्री टीबीपी, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। तो ये था आपका स्टेरिक नंबर 5। दो ही ज्योमेट्री है जिसमें से आपको मेजरली क्या पढ़नी है, टीबीपी पढ़नी है। ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसी पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा था 6। 6 में तो आपको पता है एक ही आती है, sp3d2 जो आपके कोर्स में। ठीक है, और sp3d2 कौन होती थी, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी तो बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे कहाँ पे चल के, जब हम कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां तो सारे कॉम्प्लेक्स आपने ऑक्टाहेड्रल ही पढ़े हैं और टेट्राहेड्रल ही पढ़े हैं, तो ये इस दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मैंने आपको बताया था सारी की सारी बॉन्ड के लेंथ क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि सारे एंगल क्या है 90 डिग्री। यहाँ कोई ऐसा फंडा नहीं है इक्वेटोरियल एक्सियल का। ठीक है, सारी बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल भी सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है। ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो लोन पेयर कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो एक हटा के लोन पेयर लगाओगे क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, और दूसरे लोन पेयर के लिए आपको जगह स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इन चारों पे लोन पेयर नहीं बैठ सकता रिपल्शन की वजह से। तो कहाँ बैठना पड़ेगा, एक दूसरे से 180 डिग्री पे।
तो यानी अब ये क्या बन चुका है, स्क्वायर प्लेनर बन स्क्वायर जाएगा। प्लेन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये ऑक्टाहेड्रल के लिए। फिर हमने सेवंथ पढ़ी थी, सेवन जो स्टेरिक नंबर था वो कौन सी आती थी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागनल बाइपिरामिडल, ये आपका स्ट्रक्चर आया था, पीवीपी। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोला था, फिर से इक्वेटोरियल और एक्सियल का कंसेप्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या था, टीबीपी से उल्टा था। वहां पे इक्वेटोरियल जो थे वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर था, यहाँ पे क्या था, यहाँ एक्सियल का परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, और लोन पेयर कहाँ बैठना प्रेफर करता है, क्यों ज्यादा होता है, हमने देखा भी था, ये एंगल होता है 72 डिग्री, ये एंगल होता है 90 डिग्री। और आपको पता है बॉन्ड एंगल जहां ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इसलिए एक्सियल का ज्यादा था। तो लोन पेयर अगर एक्सियल पे बिठाओगे तो ये क्या बन जाएगी शेप, पेंटागनल पिरामिडल। ठीक है, एक आप देख सकते हो ये पेंटागन बन रहा है और ये ऊपर से पिरामिड आ रहा है। तो पेंटागनल पिरामिडल बन जाती थी एक लोन पेयर में। और हमने पढ़ा था एक लोन पेयर में इसमें क्या होता है, तीन केसेस आते हैं। वो तीन केसेस कौन कौन से थे, जब हम कहते हैं कि लोन पेयर जो है वो तो पार्टिसिपेट कर रहा है, कंप्लीट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने कहा था जब वो कंप्लीट पार्टिसिपेट करेगा इस शेप का नाम क्या हो जाएगा, पेंटागनल पिरामिडल, पेंटागनल पिरामिडल। लेकिन अगर ये जो लोन पेयर बैठा हुआ है ये क्या कर रहा है, पार्शली पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्शली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जितनी एक्सटेंड से रिपल्शन करनी चाहिए उतनी एक्सटेंड से नहीं कर रहा। तो हमने कहा था शेप क्या आ जाती है, डिस्टॉर्टेड, हाइड्रो। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसका एक ही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दैट इज XZF6। और आपको कहा था याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगर मैंने बताया था कि लोन पेयर पार्टिसिपेट ही ना करे, पार्टिसिपेट ही ना करे, तो हम क्या बोलते थे, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, और हम बोलते थे स्ट्रक्चर क्या आएगा, प्योरली ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। ठीक है, और वो कब आता था, जब साइड एटम और सेंट्रल एटम दोनों का ही साइज बड़ा है। तो जब उनका साइज बड़ा होता था तो रिपल्शन क्या होती थी, बहुत कम हो जाती थी, जिसकी वजह से प्योरली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही आती थी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, टेलुरियम है साथ में Cl लगा हुआ है। ठीक है, और फिर एंटीमनी है साथ में Cl लगा हुआ है, आप देख सकते हो सेंट्रल एटम भी बड़ा है और साइड एटम भी बड़े लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता था, आपका प्योरली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ये तीन केसेस हमने देखे थे, इसमें एक लोन पेयर। लेकिन अगर मैं दो लोन पेयर लगा दूं तो क्या बन जाएगी शेप, दूसरा लोन पेयर कहाँ लगेगा, एक लोन पेयर आपने एक एक्सियल बॉन्ड पे लगा दिया, दूसरा लोन पेयर कहाँ लगेगा, दूसरे एक्सियल पे, तो क्या बन जाएगी शेप, अरे पेंटागनल है ना, पेंटागनल बाय पिरामिडल। एक लोन पेयर यहाँ लग गया, एक लोन पेयर यहाँ लग गया, क्या शेप बनी है, पेंटागन ही तो बन रहा है बस, तो क्या हो जाएगा, पेंटागनल, प्लेनर। पेंटागनल प्लेनर, एक ही प्लेन में आ गया ना, तो पेंटागन बन गई। तो एक लोन पेयर में तो ये तीन केसेस हैं, और दो लोन पेयर में क्या बन जाएगा, पेंटागनल प्लेनर बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, यस सर। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था स्टेरिक नंबर 7 तक। और इसके बाद एक और पढ़ा था स्टेरिक नंबर 8, जिसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके की ज्योमेट्री होती है, और उनके सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। एक होती है डोडेकाहेड्रल, ठीक है, और एक थी आपकी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, बस इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना। इसमें आपको सीधा एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, जैसे बाकी के केसेस में तो फिर भी पूछ लेगा, जैसे ये आप देख रहे हो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे वो पूछ लेगा इनमें से कौन कौन जो है वो प्योरली ऑक्टाहेड्रल दिखाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इस वाले में स्टेरिक नंबर 8 में सीधा पूछता है इनमें से कौन डोडेकाहेड्रल दिखाएगा, इनमें से एग्जाम्पल बताओ जो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फालतू क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए इन दोनों के, इसके भी और इसके भी। क्लियर हो रहा है सबको, हमने 8 स्टेरिक नंबर डिस्कस करें अभी। तो स्टेरिक नंबर पे आपको क्वेश्चन कैसे आता है, बॉन्ड एंगल, अभी हमने देखा सबके बॉन्ड एंगल डिस्कस करें, एग्जाम्पल बेस पे आ सकता है, और मैच द फॉलोइंग आ सकता है, एक साइड पे आपको कंपाउंड लिखेगा, एक साइड पे हाइब्रिडाइजेशन या फिर शेप लिखेगा, और आपको मैच करनी होगी। क्लियर है, समझ आया यस। सबको। पर इनके एग्जांपल्स यस हाँ, सर। एग्जाम्पल लिखवाए थे ना क्लास में, अभी दिखा दो सर। अभी लिखवा दूं, रुक जाओ फिर और ज्यादा लिखवा देते हैं, रुको, एग्जैक्टली लिखवा देते हैं एग्जाम्पल।
स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक के लिख लो, IF8 माइनस टेंटनम F8 - 2, ठीक है, टेंटनम F8, इसको -3 कर लो, XeF8 - 2। ये आपके तीन जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक के, बहुत बार पूछे गए हैं, जिसमें से ये और ये तो बहुत कॉमन है, जो 2-3 बार आ भी चुके हैं। सीधा पूछता है टेंटनम F8 3 - कौन सी ज्योमेट्री दिखाता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके, और उसके भी लिख लो। इसका आ जाएगा मोलिब्डेनम CN8 4-, ठीक है, और एक लिख लो क्रोमियम O2 4 3-। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं और ये थोड़ा डिफरेंट है, डोडेकाहेड्रल, ठीक है। तो डोडेकाहेड्रल में एक्चुअली में इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ज्यादा स्टेबल कौन सी है, जो ज्यादा स्टेबल होती है वो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है, ये कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल आर ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में, इसमें बताता हूँ कैसे बनता है। तो ये बनती है कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखा होता है, ठीक है, चार यहाँ बैठे होते हैं और चार यहाँ बैठे होते हैं, तो इनमें रिपल्शन कम होती है, ठीक है, इनमें रिपल्शन ज्यादा होती है डोडेकाहेड्रल में, क्योंकि सारे ट्रायंगुलर फेस है, ट्रायंगल में आपको पता है एंगल कम हो जाएगा, तो रिपल्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप ये वाला एग्जांपल देखो, CrO2 4, ये बनता है कुछ इस तरीके से, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो सारे के सारे ट्रायंगुलर फेसेस हैं। तो ट्रायंगल फेसेस हैं तो इसमें क्या है, रिपल्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ये कम स्टेबल होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये तीन बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो इनको तो याद कर ही लो, और ये दो तो आप देख के पहचान जाओगे डोडेकाहेड्रल है, ठीक है। 8 समझ आ रहा है ना, 8 कैसे, स्टेरिक नंबर 8 कैसे याद रखोगे, 8 दिख रहा है आपको लगे हुए हैं, और आप निकालोगे भी तब भी हाइब्रिडाइजेशन 8 ही आएगी। कॉम्प्लेक्स में तो मैंने आपको बताया था जितने लीगेंड लगे हुए हैं वही आपका क्या हो जाता है, स्टेरिक नंबर हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ 8 लगा हुआ है, और ऑक्सीजन 2 O2 होल 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज है। O2 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हो 8 आ रहा है, 8 के 8 अटैच है, ठीक है। तो 8 देखते ही पता चल जाएगा कौन सा स्टेरिक नंबर है, 8 है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। बोलो बोलो। सर ये कैसे पता चलेगा कि पार्सली इन्वॉल्व हो रहा लोन पेयर की सर कंप्लीटली? नहीं, दोबारा क्वेश्चन क्या पूछा? सर लोन पेयर पार्सली इन्वॉल्व हो रहा कि तो कंप्लीटली? सर मैंने ये एग्जांपल्स आपको लिखवा रखे हैं ना, लोन पर पार्शली के भी एग्जांपल लिखवाए हैं, और जो कंप्लीटली है उसके भी एग्जांपल लिखवाया हुआ है। आप पढ़ोगे IF6 - मैंने एग्जांपल तीनों के आपको करवा रखे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो फंडा सिर्फ यही है याद करने का, कि अगर आप सेंट्रल एटम का साइज भी बड़ा कर दोगे, जैसे हमने एग्जांपल एक देखा भी था अभी, SbCl6 3-, आपने सेंट्रल एटम एंटीमनी बहुत बड़ा साइज का है, साइड एटम क्लोरीन भी बहुत बड़ा साइज का है, तो अगर बीच में लोन पेयर बैठा भी हुआ है तो आप देख सकते हो इस लोन पेयर की रिपल्शन इनको कितनी लग रही होगी, कुछ भी नहीं, लोन पेयर इनके सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं सेंट्रल एटम का साइज छोटा रखूं और साइड एटम का साइज भी छोटा रखूं और बीच में लोन पेयर हूं, अब खुद सोचो ना, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा। तो जहां लोन पेयर की रिपल्शन है, देखो हमारा मेन पर्पस क्या था बॉन्ड बनाने का, रिपल्शन को खत्म करना है, स्टेबिलिटी चाहिए हमें। तो अगर लोन पेयर रिपल्शन करना ही बंद कर देगा तो मेरे को इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम हाइब्रिडाइजेशन कर क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। यहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रिपल्शन दिखा रहा है, यहां तो रिपल्शन ही नहीं दिखा रहा, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कहते थे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp3d3। लेकिन जनरली लोन पेयर कहाँ बैठा होता है, s ऑर्बिटल में, तो s को हम इन्वॉल्व ही नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या बन जाती है ये p3d3 ज्योमेट्री बन जाती है। और फिर इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल लिखवाए थे, जैसे टेलुरियम है, टेलुरियम के एग्जांपल है Cl6 2-, या टेलुरियम के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है। आप देख सकते हो सेंट्रल एटम भी बड़ा है, साइड एटम भी बड़ा है, सेंट्रल एटम भी बड़ा है, साइड एटम भी बड़ा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर ही क्या होता है, जनरली p3d3 ज्योमेट्री नजर आती है, और प्योर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्लियर हो रही है बात? सर XeF4 में क्या होगा? किसका? XeF6। XCF6? यस सर। XCF6
इसमें मैंने आपको बताया था ना, फ्लोरीन ये वाला एक लौता एग्जांपल है जिसमें लोन पे रिपेल तो कर रहा होता है, ना अपने पूरे तरीके से रिपेल कर रहा होता है, और ना ऐसा होता है कि लोन पेयर की रिपल्शन बिल्कुल जीरो है। देखो, बिल्कुल जीरो भी नहीं है और 100% भी नहीं है, ये कहीं बीच में है उसकी रिपल्शन। यानी वो कर तो रहा है रिपल्शन, लेकिन उतने एक्सटेंट से नहीं कर रहा जितने एक्सटेंट से उसे करना चाहिए। तो यहां पे हम क्या बोल देते हैं कि वो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहा है, कि जितने एक्सटेंट से उसको रिपल्शन करना चाहिए ना उतने एक्सटेंट से नहीं कर रहा, थोड़ी सी रिपल्शन दिखा रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। देखो, ना पूरी तरीके से पेंटागनल पिरामिडल गया, ना पूरी तरीके से ऑक्टाहेड्रल गया, ये इन दोनों के कहीं पे बीच में रह गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? ठीक है। तो जब पूरी तरीके से रिपेल कर रहा है तब तो आपकी बन रही थी कौन सी, पेंटागनल पिरामिडल। जब थोड़ी सी रिपल्शन हमने कम करी क्या बन गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और जब पूरी तरीके से रिपल्शन खत्म कर दी तो क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल बन गया। ये प्योरली ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलो। तो ये हमने देखा था 8 स्टेरिक नंबर थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आपको बताइए, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, शेप आएगा, और एक रह जाता है बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। तो वो मैं आपको बता देता हूँ बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल, कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपको बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे, ठीक है, वो आपको 10 कंपाउंड दे, 20 कंपाउंड दे कंपेयर करने के लिए, आपके पास एक ही फंडा होना चाहिए कंपेयर करने का। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है, एसपी। कितना होता है, 180 डिग्री। इससे कम किसका होगा, sp2 वालों का। sp2 वालों का कितना होता है, 120 डिग्री। उससे कम किसका होता है, sp3 वालों का कितना होता है, 109.28 डिग्री। और सबसे कम किसका होगा, जो कि आपके क्या होते हैं, ड्रैगोज होते हैं, जिनका होता है अराउंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, सपोज करो आपको 6 कंपाउंड दे दिए जिनका आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल। सबसे पहले क्या करोगे, सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन से आप लगा लोगे एसपी वाले का सबसे ज्यादा, उससे कम sp2, उससे कम sp3, उससे कम ड्रैगोस। इसके बाद अगर मैं बोलूं हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, मान लो दो आ गए, दोनों ही sp हैं, या दोनों ही sp2 है, या दोनों ही sp3 है, तब क्या करोगे, तब आता है आपका सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया था, डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, एनबीपीआर। जहां तुम देख लो एनबीपीआर लग रहा है उस वाले का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा बाकी सबसे। सपोज करो H2O है, OCl2 है। आपको पता है OCl2 में क्या हो रहा है, एनबीपीआर हो रहा है, तो OCl2 का हमेशा वाटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। और देखोगे तो ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक है, तो जब दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन के हो जाए उनमें सबसे पहले क्या देखना है, एनबीपीआर देखना है। ठीक है, और जब आप एनबीपीआर को कंसिडर कर लो उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद लास्ट में आपको देखना होता है VSEPR। और VSEPR के क्या थे, सबसे पहली चीज हम देखते थे परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था लोन पेयर के बेसिस पे भी देखा जा सकता है। जब हमने देखा था एग्जांपल कि लोन पेयर अगर आप बढ़ाते रहोगे बॉन्ड एंगल रिपल्शन से कम होता जाएगा, जैसे मिथेन। मिथेन sp3 है, बॉन्ड एंगल कितना है, 109.28 डिग्री, एक भी लोन पेयर नहीं है। फिर मैं sp3 अमोनिया की बात करूंगा, एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, एक लोन पेयर आने की वजह से उसने ऊपर से रिपल्शन करी, बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाता है, 107। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे फिर से सेम sp3 में बात करेंगे वाटर की, एक की जगह दो लोन पेयर आ गए और रिपल्शन बढ़ा दी, तो बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया, 104.5। ठीक है, तो जब एनबीपीआर भी नहीं हो रहा, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो आप क्या देखोगे, फिर आप देखना शुरू करोगे कि लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। क्लियर हो रही है बात, समझ आया सबको? Yes. ठीक है, तो हमेशा
कितने भी कंपाउंड आए, कुछ भी आए, अगर बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर इनके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, उसके बाद आप एनबीपीआर निकालोगे, उसके बाद आप वीएसईपीआर देखोगे। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसके साथ आपका वीएसईपीआर, एनबीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं एमओ थ्योरी के ऊपर, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, दूसरे तरीके की मिक्सिंग जिसकी हमने बात करी थी, एमओ थ्योरी, एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने पहले आपको बताया था, ऑर्बिटल्स को कंसिडर किया जाता है किस तरीके से, वेव की तरह। तो या तो उनमें क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या उनमें होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव होती है तो हम कहते हैं कि क्या बन गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव होती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्शन है। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होने से स्टेबिलिटी आती है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो बीएमओ कम एनर्जी पे बनता है, एबीएमओ ज्यादा एनर्जी पे बनता है। ठीक है, ये हमने बात करी थी इसमें। इसके साथ साथ एक चीज, अगर बॉन्डिंग हुई नहीं, अगर बॉन्डिंग हुई नहीं तो क्या होगा, तो हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर आपके लोन पेयर बैठते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा, अगर बॉन्डिंग होगी तो, और अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो ऑर्बिटल ऐसे ही रह जाएगा, और क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये 3 हमने याद करे थे। ठीक है, बीएमओ, एबीएमओ और नॉन बॉन्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं सिग्मा, फिर हमने टाइप ऑफ बॉन्ड देखे थे, सिग्मा था। ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सिग्मा है, पाई बॉन्ड है और डेल्टा बॉन्ड है, ये 3 तरीके के बॉन्ड हमने डिस्कस करे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड में हमने देखा था बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग क्या होते थे, अनजीरेड होते थे। मैंने आपको बताया था जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री हो, या फिर इवन नंबर ऑफ नोड्स हो, इवन नंबर ऑफ नोड्स हो। नोड्स मतलब ऐसे एरिया जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए, या तो इवन नंबर ऑफ नोड्स हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें जीरेड बोला जाता था। ये जीरेड की डेफिनेशन थी। और अनजीरेड कौन होते थे, जिनमें ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और ऑड नंबर ऑफ नोड्स हो। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो वो क्या होगा, अनजीरेड होगा। तो हमने बना बना के देखा था कि सिग्मा का बॉन्डिंग जीरेड होता है और एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होता है। पाई के केस में क्या था, उल्टा हो जाता था, पाई का बॉन्डिंग क्या था, अनजीरेड, और एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाता था, जीरेड हो जाता था। ठीक है, और डेल्टा फिर हमारा सिर्फ हमने आइडिया लिया था, डेल्टा एक ही बनाता था, कौन, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, ये दोनों मिलके ही डेल्टा बॉन्ड बनाते थे। या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलके ही आपके डेल्टा बॉन्ड बनाते थे। इसके अलावा कोई डेल्टा बॉन्ड की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। और डेल्टा बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड की तरह सेम था, बॉन्डिंग में क्या होता था, जेरेड, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता था, अनजेरेड। ये हमने टेबल याद रखी थी। ठीक है, जब हमने सारे डिस्कस करे थे उसके बाद बना के हमने ये टेबल याद रखी थी कि सिग्मा याद रखना है, बॉन्डिंग जीरेड है, एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड है, पाई में उल्टा हो जाता है, डेल्टा में भी सेम ही रहता है। क्लियर हो रही है बात सबको, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा था बीएमओ और एबीएमओ का कंसेप्ट। इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था, फिर एमओ डायग्राम बनाने शुरू करे थे। ठीक है, और हमने देखा था पहले तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जब एक जैसे एटम लगे हों, ठीक है, तो उनमें हमने पढ़ा था 2 तरीके के हेमोडायग्राम बनते हैं। एक बनते थे विद एसपी मिक्सिंग, और एक बनते थे विदाउट एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग। ठीक है, तो विद एसपी मिक्सिंग वाला कौन सा होता था, बता सकते हो, विद एसपी मिक्सिंग कौन कौन बनाते थे, बताओ भाई। विद एसपी मिक्सिंग हेमोडायग्राम कौन कौन बनाते थे, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बोलो। मैं रिवीजन करा रहा हूं, नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, पेपर आने वाला है। विद एसपी मिक्सिंग नाइट्रोजन को कार्बन, इंक्लूड करते हुए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पहले वाले सारे विद एसपी मिक्सिंग दिखाते थे, नाइट्रोजन के बाद वाले सारे क्या दिखाते थे, विदाउट एसपी मिक्सिंग। जैसे बोरोन है,
कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये दिखाते थे विद sp मिक्सिंग। और विदाउट sp मिक्सिंग कौन दिखाते थे? नाइट्रोजन के बाद वाले कौन कौन? O2, ऑक्सीजन, F2, फ्लोरीन। नियोन। जो इनका हेमोडायग्राम बनता था वो विदाउट sp मिक्सिंग बनता था। ठीक है, तो विद sp मिक्सिंग वाले और इनमें दोनों में क्या फर्क होता था? ये देखो, इसमें होता था पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। विद sp मिक्सिंग वाले में पहले कौन भरता था? पहले पाई भरता था, पाई 2px, पाई 2py। उसके बाद सिग्मा भरता था 2pz। इसके बाद कौन आता था? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और लास्ट में भरता था सिग्मा स्टार 2pz। ये था इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करते हैं विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग में क्या था? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। आप देख रहे हो दोनों सेम चल रहे हैं अभी। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ इतने में, यहां पहले सिग्मा फील्ड होता था, सिग्मा 2pz, फिर भरता था कौन? पाई 2px, पाई 2py। इतना फर्क आ रहा है बस यहाँ पे। और बाकी का भी सेम ही है इनका, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और लास्ट में भरता था कौन? सिग्मा स्टार 2pz। यानी इतना डिफरेंस होता है बस। ठीक है, इतना तो याद है अब कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, एमोडायग्राम हो गया। एमोडायग्राम से हम क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं? ठीक है, वो देख लेते हैं। ये तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इन कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं? सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? हाफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फॉर्मूला होता था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, किसी का भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, दूसरी चीज बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ कैसे करोगे बताओ? बताओ बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करोगे? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। कम। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से ही आप क्या कर सकते हो? बॉन्ड लेंथ भी निकाले जा सकती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, तीसरी चीज, कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये कैसे निकाल सकते हो? हेमोडायग्राम से बता सकते हो कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? बॉन्ड ऑर्डर 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये भी निकाली जा सकता है। चौथा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताओगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। पांचवी चीज मैंने आपको बताया था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे? बॉन्ड ऑर्डर हमने के पढ़ा था डायरेक्ट। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उस बॉन्ड को खींचने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी स्ट्रेच करने के लिए। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही सेम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये बता सकते हो मैग्नेटिक कैरेक्टर है। और कुछ रह गया? बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, कलर आने के चांसेस भी बता सकते हो, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर आने के चांसेस है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी आप कलर वगैरह भी बता सकते हो। एक और रह गया पॉइंट जो आप बता सकते हो इससे, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाल रहे हो तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी कम चाहिए होगी? ज्यादा। ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है, स्टेबल ऑर्बिटल है। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर आप एबीएमओ से निकालो तो एबीएमओ से निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम। कम चाहिए, क्योंकि वो पहली अनस्टेबल ऑर्बिटल में, उसको आप जरा सी एनर्जी दोगे वो निकलने की टेंडेंसी रखता है। तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो अगर आपको ये दो कॉन्फ़िगरेशन आती है तो। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, एक्सिस्टेंस, मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी हर चीज कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल की। इसके अलावा कौन कौन से आते थे? हेट्रोडायटोमिक भी आ सकते हैं आपके पास।
हेट्रोडायटोमिक, हेट्रोडायटोमिक मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं एटम। अभी तक तो आप देख रहे थे नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन आ रहा था, कार्बन के सामने कार्बन आ रहा था। अब क्या है, कार्बन के सामने नाइट्रोजन भी आ सकता है साइनाइड, कार्बन के सामने ऑक्सीजन आ सकता है कार्बोनिल, ठीक है, हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन आ सकता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये क्या हो जाते हैं, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो इनका हेमोडायग्राम आता है। और मैंने आपको बताया भी था CN और CO का, इन दोनों का हेमोडायग्राम सेम होता है, और काउल्सन मॉडल हमने बनाया भी था क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने देखा भी था कि CO में जो होता है यहाँ पे बनेगा सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, ये इसका होमो बनता था, और ऊपर पाई स्टार ये इसका लूमो बनता था, ठीक है। जो हमने बताया था कि यहाँ पे अगर मेटल है, मेटल को ये अपने होमो से डोनेट करता है और अपने लूमो में एक्सेप्ट करता है। तभी हमने CO को क्या बोला था कि ये दोनों क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंड होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो मेटल को डोनेट कर रहा है और मेटल से एक्सेप्ट भी कर रहा है पाई बॉन्ड के थ्रू। तो इसे क्या बोल दिया जाता था, पाई एक्सेप्टर लीगेंड भी बोल दिया जाता है CO को। कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ, साइनाइड में एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएगा, ठीक है ना, CN माइनस। आप देखोगे आगे चल के, तो CO हो गया, CN हो गया। अब देखो ध्यान से, ये है, यहाँ पे हमने CO लिख लिया है, CN। अच्छा CN तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये हटा देते हैं, हम बात करते हैं NO की। CN भी लिख लो, ये भी है, लेकिन CO और NO इन दोनों का क्या होता है, एक जैसा ही हेमोडायग्राम होता है, काउल्सन मॉडल। बस NO में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है CO से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, ठीक है। तो ये आपका होमो है और ये आपका लूमो हो जाता है। दूसरी चीज जो मेन है समझने वाली, वो क्या है, मेटल है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O है, यहाँ पे लोन पेयर है। अब ध्यान से समझना, CO जब ये मेटल को डोनेट कर रहा है और मेटल इसे वापस डोनेट कर रहा है, आप देख रहे हो जब मेटल इसे वापस डोनेट कर रहा है तो मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है बैक बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मेटल बैक डोनेशन करता है तो कहां पे देता है, ये CO के एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग में जब चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। कम होगा। तो यानी जब ये इसके एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 से घट के थोड़ा बहुत ही कम हो जाएगा, मान लो कि 2 हो गया, मान लो 2 हो गया कट के, ठीक है। तो हमने बोला जब मेटल ने बैक बॉन्डिंग करी, यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड हो गया, यानी यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, मेटल कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन CO का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। C और O का बॉन्ड क्या हो गया, वीकर हो गया। बस ये चीज याद रखनी थी कि जब जब बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, और OMC में भी आपने पढ़ी होगी ये चीज, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ा था ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यस सर। ठीक है, वहां पे भी आपने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी। फंडा सिर्फ एक है याद करने का, जितनी ज्यादा बैक डोनेशन, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीकर, बस इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आपको वो इसका ऑर्डर पूछे या इसका ऑर्डर पूछे, आप निकाल सकते हो। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो काउल्सन मॉडल हुआ था, HF का भी हमने पढ़ा था, बहुत इजी मॉडल था, ठीक है। आप देख रहे थे यहाँ पे H है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपको पता है ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, और हाइड्रोजन का 1s का यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऑर्बिटल नीचे लाई करते हैं एनर्जी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1s के सामने तो कुछ है नहीं, ये क्या रह जाएगा, नॉन बॉन्डिंग, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इन तीन में से एक सिग्मा सिमेट्री होती है और दो क्या होती है, पाई सिमेट्री, लेकिन सामने सिग्मा सिमेट्री वाला आ रहा है, तो सिग्मा और सिग्मा तो मिलके क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे सिग्मा और एक बनाएंगे सिग्मा स्टार, ये बनाएंगे। और ये जो बचे हुए दो पाई है वो एज इट इज रह जाएंगे, क्योंकि इनके साथ बनाने वाला कोई नहीं है, तो ये भी नॉन बॉन्डिंग रह गए, बस खत्म। तो अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन में कितने होते हैं, 2s2 2p5, ठीक है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना हो
तो ये भी नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग तो काउंट करते ही नहीं है, क्या काउंट करेंगे, सिर्फ बॉन्डिंग के। तो बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। और वो आपको वैसे भी पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड ही होता है। और फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3। ये रहा 1 2 3, 3 लोन पेयर ये रहे। तो आपको नजर भी आ रहा है, क्लियर हो रही है बात। यस सर। ठीक है, सिंपल साइज का तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, बाकी सब तो नॉन बॉन्डिंग ही है बचे हुए। ठीक है, तो ये हमने एचएफ का पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे एमओ थ्योरी हमने खत्म कर दी थी। इसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, जैसे सबसे पहला था फजान रूल। फजान रूल, तो फजान रूल बहुत सिंपल सी बात बोलता था कि कोई भी बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर होगा। और कोवलेंट करेक्टर कब आ सकता है, जब आपका कटायन का साइज छोटा है और उस पर बहुत ज्यादा चार्ज है। ठीक है, अगर मैं चार्ज बढ़ा दूं कटायन पे और उसके साइज को कर दूं छोटा, और अनायन बड़े साइज का है, अनायन का साइज भी बड़ा कर दूं और अनायन का चार्ज भी ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस में कंसंट्रेटेड है, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, और अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच के कहीं इन दोनों के बीच में आ जाएगी, यानी इनके पास क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। अब आपको पता है कोवलेंट करेक्टर, आयनिक बॉन्ड एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और कोवलेंट करेक्टर वीकर करेक्टर है। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एक वीक करेक्टर लेके आओगे तो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड जो होगा वो वीकर हो जाएगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्यों घटेगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एक वीक करेक्टर ले आए, तो यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे कैसे देखते थे, तो पहले इससे पहले ये बताओ, चार ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है या साइज, बताओ जी, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है या साइज। चार्ज डोमिनेटिंग। चार्ज हमेशा रहेगा, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज कंपेयर कर रहे हो इन दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहेगा, चार्ज रहेगा। दूसरा फैक्टर कौन है, साइज। ठीक है, जो कम डोमिनेटिंग है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो फजान रूल के बेसिस पे हमने बोला था हम थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के होते हैं 2 तरीके। तो हमने कहा था अगर आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर आपका जो अनायन लगा हुआ है वो है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब एक ही है, जैसे ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, फ्लोराइड है, एक ही अनायन है, सिंगल अनायन लगा हुआ है मोनोएटॉमिक फॉर्म में। तो हम कहते थे हम किसके बेसिस पे देखेंगे, लैटिस एनर्जी के बेसिस पे। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। लैटिस एनर्जी अगर आपकी ज्यादा होगी तो आपकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये हम किसके बेसिस पे देखेंगे, जब आपका अनायन मोनोएटॉमिक हो। लेकिन अगर आपका अनायन लगा हुआ पॉलीएटॉमिक हो जाए, पॉलीएटॉमिक हो जाए, एक से ज्यादा एटम लगे हुए हैं, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, आप देख रहे हो एक से ज्यादा एटम है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 4 एटम लगे हुए, यहाँ पे एक सिंगल एटम था बस। तो जब अनायन पॉलीएटॉमिक हो जाए तो आपको देखना है फजान रूल से, तब आप स्टेबिलिटी देखोगे फजान रूल से। तो आपने क्या था, फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवलेंट करेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा घट जाएगी, अभी हमने पिछले पेज पे देखा है। ठीक है, तो जहां आपको मोनोएटॉमिक अनायन दिखे लैटिस एनर्जी लगा देना, जहां आपको पॉलीएटॉमिक अनायन दिखे फजान रूल लगा देना, स्टेबिलिटी देखते समय। क्लियर हो रही है बात, समझ आया। सर। ठीक है, तो ये हमने थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करने के हमने तरीका ढूंढ रखा है। ठीक है, तो हमने बोला कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है। इसका उल्टा देखते हैं, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड जरूरी नहीं है प्योरली कोवलेंट हो, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर भी हो सकता है, आयनिक करेक्टर भी हो सकता है। कैसे, कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट है, बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है, ये बॉन्ड क्या है, प्योरली कोवलेंट है।
प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगा दूं तो आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहां पार्शियल ही सही लेकिन चार्जेस डेवलप हो गए तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत क्या आ गया, आयनिक करैक्टर आ गया। तो यानी उस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर आने के चांसेस होते हैं जिसमें क्या होगा, पोलैरिटी का डिफरेंस हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो। तो यानी उस कोवलेंट बॉन्ड में क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत आयनिक करैक्टर आने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग हमने कंप्लीटली रिवाइज कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम पीरियोडिसिटी पे चलते हैं, उसका भी एक ओवरथ्रू ले लेते हैं। बताओ केमिकल बॉन्डिंग में और किसी को कोई डाउट, सर वरना फिर हम मॉड्यूल पीरियोडिसिटी में बिगनिंग करें। मॉड्यूल में वन डाउट था। हाँ बोलो बोलो। जो एचसीयू का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चंस में डाउट था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, कौन सा बोल रहे थे, HCU? हाँ सर। HCU का क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखो, इससे वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कोवलेंट कंपाउंड में फॉर्मल चार्ज नहीं है, डज नॉट हैव एनी फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज आपको तब देना पड़ेगा जब आपके क्या है, जितने बॉन्ड बन रहे हैं उससे ज्यादा अगर बॉन्ड बन रहे होंगे तो चार्जेस डेवलप होंगे। कैसे, आओ देखते हैं। आप देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो उसने 3 मिथाइल लगा रखे हैं। अगर उसे ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करना पड़ेगा। और जहां लोन पेयर को डोनेट करोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां गया है, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज डेवलप हो गए। तो पहले वाले में तो चार्ज डेवलप हो गए। ठीक है, अगला क्या है, अगला है डाइजो जैसा, दैट इज CH2। CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, N2 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, चार्जेस डेवलप होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे है CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, CH2 N2 पॉजिटिव, वरना बॉन्ड पूरे ही नहीं होंगे। आप देख सकते हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अगर आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे ही होंगे। तो यानी वो पूछ रहा है किस में चार्ज डेवलप नहीं होंगे। अगला देखो, CH3ONO, आपको पता है CH3 कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बॉन्ड, एक इसके साथ बना लिया, एक नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3 बॉन्ड, एक बना चुका है, बचे कितने, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। और ये ऑक्सीजन भी कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। आप देख रहे हो इन सब में जितने बॉन्ड बने होने चाहिए थे उतने ही है, कोई फालतू बॉन्ड नहीं बन रहा। क्या इसमें चार्ज डेवलप होगा, नो। पॉसिबल है, नहीं है। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जितने बॉन्ड बनने चाहिए थे उतने बॉन्ड बने हुए हैं। जहां बॉन्ड फालतू या कम बने होंगे वहां चार्ज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे अगला है CH3CNO, आप देख रहे हो CH3 है, यहां बना देता हूं, CH3 है, C है, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, एक यहां बना रखा है, यानी बचे हुए 3 नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। अब उसे ऑक्सीजन के साथ भी अटैच होना है। नाइट्रोजन अपने तीनों बॉन्ड बना चुका है, अब उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते ही चार्ज क्या हो गए, डेवलप हो गए। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, बस ऐसे ही सेकंड चेक करना था क्वेश्चन, आपको। सेकंड क्वेश्चन में डाउट। HCU, हाँ इस नंबर आई ऑफ थिंक आइसोमर, अरे ये तो मैंने बनवाए थे भाई क्लास में। वन। PCl2F3 है। वो कह रहा है नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, जिनकी जीरो नहीं होगी। अब वो पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है किसकी, PCl2F3। PCl2F3, आपको इसकी जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, पहले तो वो सारी पॉसिबिलिटी बना लो। कौन कौन सी बन सकती है, देखो पहली पॉसिबिलिटी, दोनों फ्लोरीन लगे हुए हैं एक्सियल पे, एक फ्लोरीन एक्सियल पे, और दोनों Cl कहाँ लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल पे। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉस्फोरस है, एक Cl मैंने एक्सियल पे लगा दिया, एक Cl मैंने इक्वेटोरियल पे लगा दिया, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी, मैंने दोनों Cl को कहां लगा दिया, एक्सियल पे, और बाकी तीनों फ्लोरीन को कहां लगा दिया, इक्वेटोरियल पे।
आप बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? नो। नहीं बन सकती। अब आपको चेक करना है इनमें से किस किस की डायपोल मोमेंट जीरो है, किसकी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था एक तरीका डायपोल मोमेंट देखने का, क्या था? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। आप खुद देख के बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है? देखो फ्लोरीन के अपोजिट में फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ दो Cl के अपोजिट में फ्लोरीन लगा हुआ है, सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको कहीं से? नो। नहीं है। तो यानी डायपोल मोमेंट इसकी जीरो नहीं है। इसमें देखो जरा, आप देखो क्लोरीन के अपोजिट में फ्लोरीन लगा हुआ है, सिमेट्री दिख रही है आपको कहीं? अरे कोई क्लोरीन के सिमेट्री अपोजिट फ्लोरीन लगा हुआ है, सिमेट्री होगी? नहीं सर। नहीं होगी ना, तो इसकी भी डायपोल मूवमेंट क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो। पर यहां जरा इस पे फोकस करो, तीन फ्लोरीन सिमेट्रिकली अटैच है और Cl के अपोजिट में Cl लगा हुआ है, डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो उसने पूछा जितने आइसोमर बन सकते हैं उसमें से आपको बताना है किन की जीरो नहीं होगी। तो दो की जीरो नहीं होगी, बाकी की जीरो है। तो दो आंसर आ जाता आपका। ओ सॉरी। क्लियर है? यस सर। नेट जहां पे नेट भी आपको आइसोमर लिखा हुआ आ जाए आपको पॉसिबिलिटी बना के देख लेनी है। चार पांच पॉसिबिलिटी बनाओ, जितनी भी बन रही है उनमें बस चेक करो किसकी डायपोल मोमेंट जीरो है किसकी नहीं है। ठीक है, और बताओ। सर ये नेट का सेकंड क्वेश्चन। किसका? सर जैम के नेट का सेकंड क्वेश्चन। जैम के एनएटी का सेकंड क्वेश्चन। कहाँ गया? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है CaCl2 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जब सॉलिड से डिस्कस करेंगे वहां पे करेंगे, ये लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन है एक्चुअली में। ये बॉन्डलैंड इक्वेशन आ गई, हमने पढ़ा था ना सॉलिड स्टेट में बॉन्डलैंड इक्वेशन। ये बॉन्डलैंड इक्वेशन का क्वेश्चन है, वहां पे डिस्कस करेंगे हम। सर ठीक है, क्वेश्चन 3। यही था ना, सर सेकंड क्वेश्चन ही बोला ना। यस सर, इससे क्वेश्चन 3। क्या दोबारा बोलना? सर ये क्वेश्चन 3 और बता दीजिए। थ्री, ये वाला? यस सर। अच्छा, अरे थर्ड क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला होता था कॉस थीटा इक्वल टू S/S-1। ओके सर, हो जाएगा। बस थीटा ये दे रखा आपको, एंगल एस करेक्टर निकालना है, सिंपल है, फॉर्मूला लगना था यहाँ तो बस। ठीक है, हाँ और बोलो, चले आगे। बाकी आप एचसीयू का क्वेश्चन देखोगे बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। हाँ बोलो, सर 23। एचसीयू 14 ग्रामर क्वेश्चन। एक एक करके, हाँ बोलो बोलो। सर जैम का 23। जैम का 23, जैम का 23। ये तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है बस। ये देखो ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे, अच्छा ये वाले ऑक्सीजन की पूछी हुई है ना, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। देखो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या कर सकता है? कॉन्जुगेशन कर सकता है, पॉसिबल है? सर कॉन्जुगेशन होने के चांसेस है ना, यस पॉसिबल है ना? सर। तो sp2 हो जाएगा ये तो, जहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है वहां पे sp2 है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है कॉन्जुगेशन करा के, sp2 है। पर क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है? नो सर। तो ये तो sp3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा वहां पे sp2 हो सकता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये भी अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है? कॉन्जुगेशन में ला सकता है, डबल बॉन्ड करेक्टर है तो ये भी क्या होगा? sp2। तो जहां जहां डबल बॉन्ड करेक्टर है वो sp2, जहां नहीं है वो sp3। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? sp2 sp2 sp3 sp2, ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? अरे डाउट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, और किसी का कोई डाउट? चले पीरियोडिसिटी। एचसीयू का 14 नंबर क्वेश्चन। HCU का 14 नंबर, HCU 14th। ये नंबर ऑफ नोडल प्लेन। हाँ। अरे यार ये तो हमने निकाले थे भाई क्लास में, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? एमओ थ्योरी में हमने नोडल प्लेन कैलकुलेट नहीं करे थे, हमने पढ़ा था एस एस क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बॉन्डिंग के अंदर जब सिग्मा का हम बीएमओ बना रहे थे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, नोड कितनी आती थी?
जीरो आती थी, जीरो नोड, तभी तो हम उसको जीरेड बोलते थे। और इसके एंटी बॉन्डिंग में एक नोड आती थी, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते थे, इसको अनजीरेड बोलते थे। अभी हमने डिस्कस किया ना पीछे, जीरेड अनजीरेड। तो सिग्मा का ही तो एस और एस मिलके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनाते हैं। तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग मतलब कितनी हो गई, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक नोड आएगी। बस यूं बनाते थे ना, ये एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है, दोनों अपोजिट फेज में आ रहे हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और बीच में एक नोड आ जाएगी। तो जहां एक नोड आती है वो क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ नोड है, ऑड नंबर मतलब अनजीरेड है। क्लियर है? सर। ठीक है, और बताओ। डन, चले आगे। 12th नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 12th, अरे ये तो तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा भाई। ये देखो, फ्लोरीन को आप रिड्यूस करवा रहे हो और आपको पोटेंशियल दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इसका। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, एसआरपी। मैग्नीशियम को आप रिड्यूस करा रहे हो, ये मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होता है वो रिड्यूस हो सकता है, या जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो रिड्यूस हो सकता है। ज्यादा पॉजिटिव हो सी। जिसका पॉजिटिव हो, आप देख रहे हो इसका पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये रिड्यूस हो सकता है। अब इसका क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका उल्टा करेंगे रिएक्शन। यानी मैग्नीशियम गिव राइज टू मैग्नीशियम +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बन जाएगा, 2.37 वोल्ट। अब देखो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, यानी ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, मैग्नीशियम हुआ ना, क्योंकि इसने फ्लोरीन को रिड्यूस करा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, मैग्नीशियम। क्लियर है? 2+ आंसर। क्या दे रखा है, मैग्नीशियम 2+। नहीं, मैग्नीशियम आंसर होना चाहिए इसका, मैग्नीशियम 2+ नहीं होगा। सर मैग्नीशियम ही गया। ये किसने लिखा हुआ है, फोर्थ एनएटी गलत दिया हुआ है। कौन सा फोर्थ, जैम का एनएटी गलत दे रखा है आंसर। हाँ सर, एक बार आप रीचेक करके बता दो। अच्छा मैं चेक कर देता हूँ, बाकी ये वाला समझ आया, पहले बताओ। इसका आंसर मैग्नीशियम हाँ होगा, Yes, sir. क्योंकि मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, मैग्नीशियम +2 थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूस करता है सामने वाला। अगर आंसर इसका दे रखा है बी, तो आंसर डी कर लेना, इसका डी करेक्ट है। ठीक है, डी डी दे रखा है। क्या दे रखा है, डी दे रखा है। हम्म। हाँ डी ही होगा इसका आंसर। बाकी एनएटी का कौन सा बोल रहे थे, फोर्थ क्वेश्चन, क्या दे रखा है भाई इसका आंसर। एनएटी के फोर्थ में 3 दे रखा है, क्वेश्चन क्या है जरा, फोर्थ। इनमें से वो कह रहा है इंटर हेलोजन स्पीशीज जिनके 2 लोन पेयर हैं ऑन द सेंट्रल एटम। ClF3 तो होगा, ये तो टी शेप बनाएगा। ठीक है, और IF2-, नहीं ये नहीं होगा, इस पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, हाँ इसमें 3 लोन पेयर आएंगे, इसमें आएंगे 2 लोन पेयर, इसमें आएगा 1 लोन पेयर, और इसमें आएगा 2 लोन पेयर। तो उसने पूछा इनमें से कितनी स्पीशीज है जिसमें 2 लोन पेयर आने चाहिए, तो आंसर होना चाहिए 2। आंसर क्या दे रखा था, 3। नहीं 2 होना चाहिए आंसर। ओके सर। हम्म, इसमें होगा, ClF3 में होगा, और Cl इसमें ICl2 पॉजिटिव में होगा, बाकी इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 2 लोन पेयर। अगर आपका 2 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। और बताओ जी, डन, क्लियर है सबको। अब पीरियोडिसिटी पे चले, चलो पीरियोडिसिटी पे आते हैं।
हाँ जी, पीरियोडिसिटी तो वैसे भी छोटा सा टॉपिक है, इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड आते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी में पढ़ने की गिनती की 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़ना है स्लेटर रूल, जिससे आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हो, ये सबसे पहली चीज है स्लेटर रूल। दूसरी चीज आती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरी चीज आती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। चौथी चीज आती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पांचवी चीज आती है आपकी रेडिया, डिफरेंट डिफरेंट कोवलेंट रेडिया, आयनिक रेडिया, वंडरवॉल रेडिया। तो ये गिनती की 5 चीजें जो आपको पीरियोडिसिटी में पढ़नी है, वो भी विद ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लेटर रूल की। तो स्लेटर रूल में मैंने आपको बताया था कि निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन है किसमें, एनएस और एनपी ग्रुप में। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हुआ तो आपको क्या निकालना होता है, शील्डिंग कांस्टेंट निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो टोटल एटॉमिक नंबर और उसमें से आप क्या माइनस कर देते हो, शील्डिंग को माइनस कर देते हो। ठीक है, तो मेन आपको क्या निकालना होता है, शील्डिंग कांस्टेंट निकालना होता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते थे, तो अगर एनएस और एनपी वाला ग्रुप है, इसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो इनमें अगर एक्स इलेक्ट्रॉन है तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन कम करके उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता था, 0.35, प्लस इसके जो अंदर वाला शेल है यानी n-1 शेल, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंट्रीब्यूशन कितना आता था, 0.85, प्लस जितने भी बच गए बाकी के इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जितने बच गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स उनका कंट्रीब्यूशन आता था 1, पूरा का पूरा। तो यहां से हम सिग्मा निकालते थे, टोटल एटॉमिक नंबर में से माइनस करते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता था। ये तब है जब एनएस और एनपी ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एनडी ग्रुप की या एनएफ ग्रुप की, या तो उसमें डी ऑर्बिटल में या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए क्या करते थे, इनके लिए और इजी है, सिग्मा कैसे निकालते थे, इनमें एक्स इलेक्ट्रॉन है तो यानी x-1 कितने कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, 0.35 का, प्लस इसके अंदर वाला जो शेल है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आएगा। ठीक है, या तो n-1 ना लिख के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स है सबका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1 आता है। बस इनके लिए तो और इजी है। तो दोनों केसेस में आपको शील्डिंग कांस्टेंट निकालना होता है, जेड में से माइनस करना होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है। और इसी पे आपको, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में एनएटी भी है, प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू भी पूछ रखे हैं और अलग अलग एग्जाम में। तो स्लेटर रूल बहुत कॉमन है, जो चांसेस है आने के। ठीक है, तो बस तो जार कैलकुलेशन करना, क्लास में हमने बहुत एग्जाम्पल करे हैं, प्रैक्टिस करना उनकी। क्लियर है, यस सर। ठीक है, सिग्मा निकालना है, बस मेन सिग्मा का फंडा है, सिग्मा निकला बाकी सारी चीजें अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आता है टॉपिक वो आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते थे, कोई भी आइसोलेटेड एटम बैठा हुआ है जिसके एनवायरमेंट में कोई नहीं है और ये गैसीय स्टेट में और अपनी सबसे स्टेबल स्टेट में बैठा हुआ है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसे क्या बोला जाता था, आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता था। ठीक है, तो अब खुद भी आपको पता है जितना ये स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ये कम स्टेबल है इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान, जरा सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पहले, सबसे पहले जो हमने देखा था हमने ग्रुप वाइज सॉरी, पहले हमने पीरियड वाइज देखा था कैसे ट्रेंड निकालते हैं, पीरियड वाइज। तो पीरियड वाइज हमने ट्रेंड देखा था निकालने का, तो मैंने आपको बताया भी था कैसे कंपेयर करते थे। अगर तो नेबरिंग एलिमेंट है, जैसे सबसे पहला फंडा जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता था वो होती थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि जिसकी स्टेबल कन्फिगरेशन है, जैसे अगर तो नोबल गैस कन्फिगरेशन है तो सबसे ज्यादा तो इसी की होगी, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दूसरी हमने बोला या तो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में क्या होता था, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन आपको पता है हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड वाला अपने दोनों नेबरिंग वालों से ज्यादा हो जाती थी। ये फंडा था निकालने का, नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। तो जहां पे भी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड वाला बंदा है अपने दोनों नेबरिंग वालों से ज्यादा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये था पहला फैक्टर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है। इसके बाद हम क्या देखते थे, अगर हम बात कर रहे हैं नेबरिंग एलिमेंट्स की, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं किसको,
बोरोन और कार्बन दोनों एक दूसरे के नेबरिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर आता था वो कौन सा आता था? पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि कौन कितना ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है। आपको पता है कार्बन का साइज छोटा है, तो यानी आपके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास बैठे होंगे किसके? न्यूक्लियस के, तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कार्बन की बोरोन से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करना है, दे बोथ आर सेपरेटेड बाय वन नॉर्मल एलिमेंट, बीच में नाइट्रोजन भी बैठा हुआ है। और अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहा हूं, अब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कार्बन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो जब नेबरिंग की बात करो तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, जब एक छोड़ के एक की बात करोगे तो क्या लगेगा? आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस ये तीन फंडे अगर आप फॉलो करते हो तो पीरियड में आप किसी की भी कंपेयर कर सकते हो आपस में। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करके भी देखी थी, और जनरली आपको सेकंड पीरियड के ही आते हैं, थर्ड पीरियड तक नहीं पहुंचता, वो सेकंड पीरियड में ही घुमाता है आपको। ठीक है, अगर पीरियड वाइज आई तो। इसके बाद अगर हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज कंपैरिजन। अब ग्रुप वाइज कैसे कंपैरिजन था? जैसे सबसे पहले हमने देखा था ग्रुप वन एल्कली मेटल, क्या होता था? एल्कली मेटल का देखते थे तो जनरली नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, आयनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए। लास्ट वाले की ज्यादा हो जाती थी, कौन? फ्रेंशियम। क्यों ज्यादा हो जाती थी? क्योंकि फ्रेंशियम का साइज थोड़ा सा सीजियम से कम हो जाता था, तो इसकी बढ़ जाती थी। किस वजह से? दो तरीके की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी हमने, एक रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, और एक हमने पढ़ी थी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये दो तरीके की कॉन्ट्रैक्शन इसके साइज को कम कर देती है। कोई आपसे डिटेलिंग नहीं पूछ रहा रिलेटिविस्टिक क्या होता है, क्यों होता है, बस आपको पता होना चाहिए हर चीज का रीजन, क्योंकि रीजन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंशियम जो है उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, किस वजह से? दोनों कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज कम होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। और सेम ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता था किसका? ग्रुप टू का भी। ठीक है। ग्रुप टू बेरिलियम से लेकर आप जब नीचे जा रहे हो, बेरियम, बेरियम के बाद क्या आता था? रेडियम, रेडियम का थोड़ा सा साइज कम होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती थी, वही सेम रीजन दोनों की वजह से। और यही सेम ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है किसका? ग्रुप 14 का। ग्रुप 14, ग्रुप 14 कौन था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की थोड़ी सी बढ़ गई, लेड की थोड़ी सी बढ़ जाती थी, किस वजह से? यहां पे भी आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हो तीनों का ट्रेंड एक जैसा है, तो एक साथ याद करोगे आपके लिए इजी है। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप 14, ट्रेंड क्या है? नीचे जाने पे घटेगी, लास्ट वाले की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। जैसे सीजियम होता है, सीजियम इससे पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, रेडियम है बेरियम से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, लेड है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टिन से थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बस ये फंडा याद रखना है, इन तीनों का सेम ट्रेंड आएगा, ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप 14। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है। इसके बाद बाकी तीनों का कौन कौन से? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, बिल्कुल एक जैसा ट्रेंड है। ठीक है। क्या ट्रेंड है? नॉर्मल जो होना चाहिए, कि नीचे जाने पे घटती है साइज बढ़ने की वजह से। ग्रुप 15 में भी यही होगा, ग्रुप 16 में भी यही होगा, ग्रुप 17 में भी यही होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, घट रही है। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, घट रही है। ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, तीनों फॉलो करते हैं। एक है जो बिल्कुल सबसे यूनिक ग्रुप है, जिसका नाम है ग्रुप 13। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? आप देख सकते हो यहाँ बोरोन बैठा हुआ है, नीचे जाने पे घटनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम घट रही है, गैलियम की एकदम से बढ़ गई, फिर इंडियम है, और थेलियम की एकदम से बढ़ गई। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा बोरोन, उससे कम थेलियम है, उससे कम गैलियम है, उससे कम एल्यूमिनियम, और सबसे कम इंडियम। तो ये तो यूनिक ट्रेंड आया है। अगर आप देखो कि नॉर्मल ट्रेंड से कौन कौन जो है वो वेरिएट कर रहा है, कौन कौन वेरिएट कर रहा है? एक तो गैलियम ने अपना ट्रेंड छोड़ा है, क्योंकि गैलियम की एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए थी। एक थेलियम की इंडियम से कम होनी चाहिए थी, इसने भी अपना ट्रेंड चेंज करा है। तो ये दो हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहे हैं। थेलियम क्यों दिखाता है? थेलियम दिखाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से।
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और गैलियम क्यों दिखाता है? एल्यूमिनियम के बाद जब गैलियम आता है तो गैलियम के अंदर क्या हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसके अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर। और आपको पता है डी ऑर्बिटल भी पुअर शील्डर होता है जैसे एफ ऑर्बिटल होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ लेंथेनम से शुरुआत होती है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस डी ऑर्बिटल का पहला एलिमेंट कौन होता है, स्कैंडियम, तो इसको क्या बोल देते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। या फिर डी कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि डी ऑर्बिटल की वजह से हुई है। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और दोनों में साइज कम हो रहा है, और साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एक था ग्रुप 13 जो बिल्कुल एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। और बाकी तो आप देख रहे हो बिल्कुल कॉमन बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ आने के चांसेस होते हैं, एक्सेप्शन पे। क्लियर हो रही है बात सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये हमने देखे थे आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड। इसके बाद हम चले थे नेक्स्ट किस पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। और इसके भी हमने ट्रेंड देखे थे। तो इसके हमने पीरियड वाइज तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी, ग्रुप वाइज ही जनरली पूछे जाते हैं। और ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि सबके ट्रेंड एक जैसे होते हैं। जैसे ग्रुप 17 आपको पता है नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है ऑर्बिटल। ठीक है, तो नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती थी, घटती थी। लेकिन घटनी कैसे चाहिए थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूं घटनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे ना घट के क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इनमें क्या होती है, 3 लोन पेयर होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होने लग जाती है। और इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्लोरीन से इसकी कम हो जाती है। तो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप वहां पे ट्रेंड भूल भी जाओ तो जिस ऑप्शन में क्लोरीन की मैक्सिमम दे रखी हो वही टिक करके आना, क्लोरीन से ज्यादा किसी की नहीं होती। ठीक है, सेम ट्रेंड कौन फॉलो कर रहा है, बाकी ग्रुप के मेंबर। जैसे ग्रुप 17 है ऐसे ही ग्रुप 15 है। 15 में भी क्या होगा, होना चाहिए था नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। लेकिन पहले दो एलिमेंट अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है। ऐसे ही ग्रुप 14 में भी हो रहा है, पहले दो एलिमेंट अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। कौन कौन, सिलिकॉन और कार्बन, जर्मेनियम टिन लेड। बाकी ट्रेंड सेम रहेगा, पहले दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली। सेम हम ग्रुप 13 में देखते हैं, पहले दो एलिमेंट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। कौन कौन, एल्यूमिनियम बोरोन, फिर गैलियम इंडियम थैलियम। ये ट्रेंड आता है। और एक सबसे यूनिक ट्रेंड होता है, वो कौन सा होता है, ग्रुप 16। अब ये फिर से एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। ठीक है, और वो क्या है कि ऑक्सीजन की सबसे लास्ट में आ जाती है, सबसे कम हो जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, बस ये ट्रेंड आपको याद रखने थे, 5 ट्रेंड हमने पढ़े थे। तो आप देख रहे हो ये 3 4 एक साथ याद कर सकते हो, और एक यूनिक है जिसमें ऑक्सीजन की सबसे लास्ट में। क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने 5 ट्रेंड देखे थे, इसके अलावा वो आपसे नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है, इसमें बताने वाला तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक बॉन्ड बन रहा है और उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस टेक्निक, इस टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हमने बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं, आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी कंपेयर कर सकते हैं, ये हमने देखा था कि ये भी कंपेयर की जा सकती है। ठीक है, और हमने डिफरेंट डिफरेंट एसिड की हमने फिर एसिडिटी बेसिसिटी कंपेयर की थी। ठीक है, आयनिक करेक्टर कैसे, हमें पता है कि वो होती है परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए हेने स्मिथ इक्वेशन होती है। वो क्या होती है, 16 इंटू में काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू में काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन होती है जिसको आप यूज करके परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो। का ये क्या है, जैसे ए बी बॉन्ड बना रहे हैं तो ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डालोगे, तो हमने इक्वेशन करके भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लो, आपको पता है हाइड्रोजन की 2.1 होती है, फ्लोरीन की कितनी होती है, 4 होती है। तो आप इन दोनों में परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो इस इक्वेशन में डाल के। ठीक है, और एसिडिटी बेसिसिटी कैसे कंपेयर कर सकते हो, एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज करो अमोनिया है और सपोज करो NF3 है, इनमें बेसिसिटी कंपेयर करनी है। कौन अपना लोन पेयर इजीली दे पाएगा, हाइड्रोजन वाला या फ्लोरीन वाला?
हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाला क्यों? क्योंकि फ्लोरीन खींच रहा है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो नाइट्रोजन पहले ही डेफिशिएंट हो रहा है, और खुद डेफिशिएंट हो रहा है तो वो किसी को लोन पेयर क्यों देना चाहेगा? ठीक है, जिसकी वजह से अमोनिया ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एसिडिटी बेसिसिटी पे भी फर्क पड़ सकता है। तो ये सारे हमने ट्रेंड देखे थे। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका कौन सा फंडा? दैट इज रेडिया। हमने देखा था अलग अलग रेडिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी थी कोवलेंट रेडिया की। हमने बात करी थी कोवलेंट रेडिया की, जब दोनों एक जैसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको सीधा हाफ कर दो तो आपका क्या आ जाता है? कोवलेंट रेडिया आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो निकालोगे हाफ करने के लिए, वो डिस्टेंस कैसे निकलता है? तो उसके लिए एक मैंने इक्वेशन आपको लिखवा रखी है, शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। वो क्या कहती है? इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो निकालने का तरीका होता है, दैट इज पहले का कोवलेंट रेडिया है, दूसरे का कोवलेंट रेडिया है, -0.09 इंटू में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इक्वेशन से आप क्या करते हो? डीएबी निकाल लेते हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और उसको हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कोवलेंट रेडिया आ जाता है। तो ये इक्वेशन बड़ी काम की है, ये भी याद होनी चाहिए। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस। तो ये हमने कोवलेंट रेडिया देखा था। इसके बाद आयनिक रेडिया तो हम बात कर चुके हैं किसमें? सॉलिड में। जब सॉलिड डिस्कस करेंगे वहां पे देखेंगे, क्योंकि सारे आयनिक कंपाउंड हमने वहीं देखे थे। कोवलेंट रेडिया की बात करी थी, और एक और हमने बात करी थी वंडरवॉल रेडिया की। ठीक है, वंडरवॉल मेटेलिक रेडिया भी हमने सॉलिड स्टेट में बात करी थी। ठीक है, अब आता है वंडरवॉल रेडिया। वंडरवॉल आपको पता है किसके बीच में होती है? दो मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, सपोज करो ये कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो यानी इसका जो रेडिया होगा वो क्या है? कोवलेंट रेडिया है। ये भी एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसका जो रेडियस है वो क्या है? कोवलेंट रेडियस है। लेकिन इन मॉलिक्यूल के जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है उसका अगर आप हाफ करोगे तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वंडरवॉल रेडिया। तो आप देख सकते हो कोवलेंट रेडिया के सामने वंडरवॉल रेडिया तो क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत वीक इंट्रैक्शन है ना। वीक इंट्रैक्शन है, दूर दूर बैठे होंगे, जितना दूर बैठेंगे रेडिया उतना बढ़ता जाएगा। सबसे वीक इंट्रैक्शन होती है आपकी वंडरवॉल, इससे ज्यादा वीक कोई भी नहीं होती। ठीक है, और वंडरवॉल हमने पढ़ा भी था, तीन तरह की होती है वंडरवॉल। तो एक होती है आपकी डाइपोल डाइपोल, जब आपके दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में क्या होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक पोलर है और दूसरा पोलर नहीं है तो हम क्या बोलते थे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कि एक में डाइपोल था और दूसरे में जगाना पड़ा डाइपोल, उसमें था नहीं, यानी एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। और एक क्या होता है जिसको आप क्या बोलते हो? लंदन फोर्सेस बोलते हो, जो कि क्या होती है? दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो सब ये थोड़ी स्ट्रांग होती है, इससे वीक ही होती है, और ये तो सबसे वीक है क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, ये यस सर। इंटरेक्शंस आपने पहले भी पढ़ रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जो इनमें मेन फंडा है इन इंटरेक्शंस का, वो क्या याद रखना है आपको? तो वो आपको याद रखना है इनका फॉर्मूला। जैसे इसकी जो एनर्जी होती है वो रेडियाई के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इन दोनों के लिए जो एनर्जी होती है वो रेडियाई की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस ये याद रखना है, कभी कभार पूछ लेता है आपसे। तो डाइपोल डाइपोल के लिए एनर्जी और आर में क्या रिलेशनशिप है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्यूब के। इन दोनों के लिए क्या रिलेशन है? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके 6 पावर टाइम 6 के। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, यस। तो वंडरवॉल रेडिया में आपसे इतना ही पूछता है। तो हमने देखा सबसे पहली चीज कौन सी? स्लेटर रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पांच चीजें इंपॉर्टेंट है बस: स्लेटर रूल, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट आपका बचता है रेडिया। इन पांच में से ही आपका क्वेश्चन आता है, और जनरली ट्रेंड के ही क्वेश्चन आते हैं आपके। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाता है, या स्लेटर रूल पूछा जाता है, वो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो, उनमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इन्हीं के आए हूँ। क्लियर हो रही है बात सबको? यस सर। हाँ जी। अब कोई डाउट पीरियोडिसिटी में जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, या प्रीवियस ईयर में पूछना चाहते हो प्रीवियस ईयर में पूछ लो, इसमें कोई डाउट है टॉपिक में पूछ बोलो। कोई डाउट? प्रीवियस ईयर भी हम देख सकते हैं इसके। हाँ, पीरियोडिसिटी।
पीरियोडिसिटी में आप देख सकते हो, देखो क्वेश्चन देखो, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आ रहा है सीधे से, स्लेटर रूल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, रेडियाई का ऑर्डर है, यही सब चीजें जो भी हम पढ़ के आए हैं, रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप देख रहे हो इन्हीं के ही ऑर्डर आ रहे हैं आपसे अगर पूछेगा तो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अगले में देखो फिर से आयनिक रेडिया का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो जैम में जितनी बार क्वेश्चन आया जनरली इन्हीं पे से घूम घुमा के, और जनरली ट्रेंड के ही क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली। और एनएटी ज्यादा से ज्यादा आएगा तो किस पे आएगा, स्लेटर रूल पे आएगा। या वो जब हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से, एक स्टीवेंसन शूमेकर वाला और दूसरा कौन सा था, हेनेस्विथ इक्वेशन, इन्हीं पे ही बनता अगर बनेगा तो आपके चांसेस आने के, वरना तो आपको यही आएंगे क्वेश्चन ट्रेंड वाइज। आप देख सकते हो बाकी एग्जामिनेशन में भी ट्रेंड वाइज क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर दो तो बहुत इजी है। ठीक है, फट्टू क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे आपको सीधा स्लेटर रूल पूछा हुआ है, स्लेटर रूल निकालने का। फिर से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। और आप बाकी में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, साइज पूछा हुआ है। ठीक है, फिर से आपको साइज कंपेयर करना है, तो एटॉमिक साइज, आयनिक साइज पे बहुत क्वेश्चन आते थे पहले बीएचयू में। ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से आप देख रहे हो ऑर्डर के क्वेश्चन आ चुके हैं, किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये तो फजान रूल का क्वेश्चन है। रेडिया कंपेयर करना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर करनी है, तो सीधा उनके क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन डीयू ने रिपीट कर रखा है, 2014 है, 5 साल बाद ये देखो 2019 में सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बाकी वही ट्रेंड ही पूछे हुए हैं आपसे। और ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इनकी ज्यादा क्यों है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। जहां स्टेबिलिटी आ गई आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाएगी। तो जहां स्टेबिलिटी बढ़ी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ी। तो वो कह रहा है जब क्रोमियम और कॉपर, आपको पता है इनमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे हाफ फिल्ड हो जाएगा, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे फुली फिल्ड हो जाएगा, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे फुली फिल्ड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको लॉजिक क्या लगाना है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, जहां स्टेबिलिटी बढ़ी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालने के। क्लियर हो रही है बात, समझ आ यस रहा है। सर। तो यही वो सर अगर ट्रेंड में पूछे, यही चीज वो स्टेटमेंट में पूछे, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। यस सर हाँ जी, और एक हमने और देखा था रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में, एक चीज और देखी थी वो बता देता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पढ़ा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आपको याद हो तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता था, जैसे ग्रुप 13 है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लास्ट मेंबर थैलियम जो है, पूरा ग्रुप +3 दिखाता है, ये इकलौता मेंबर है जो +1 दिखाता था। ऐसे ही ग्रुप 14 अगर हम बात करें, ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लास्ट मेंबर लेड, पूरा ग्रुप +4 दिखा रहा है, इकलौता मेंबर है जो +2 दिखाता था। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ लास्ट है। ठीक है, पूरा ग्रुप +5 दिखा रहा है, आखिरी मेंबर क्या दिखाता था, +3। +3। ये क्यों दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ही दिखाते हैं, और इन सब की एप्लीकेशन फिर हमने देखी थी मेन ग्रुप के अंदर चल के। ठीक है, जैसे हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, अगर आपको बोला जाए थेलियम +3 ज्यादा स्टेबल है या +1 ज्यादा स्टेबल है, तो आपको पता है +1 ही ज्यादा स्टेबल होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। दूसरी चीज, हम इनका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी बता देते थे, जैसे लेड प्रेजेंट है +4 में, और आपको पता है लेड की स्टेबल क्या होती है, +2, तो ये +4 से किस में जाना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा। तो यानी खुद रिड्यूस हो रहा है तो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम किसी का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर भी बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हो रही है बात, समझ यस आ रहा सर। है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर करी थी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी। अब इसको थोड़ा रिवाइज करोगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो इनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, दोनों तैयार हो जाएंगे। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट दोनों टॉपिक में? बोलो बोलो। सर केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं? किस चीज का ऑर्डर?
स्ट्रेंथ ऑर्डर सर एस एस और एस पी और पी पी दिया हो तो स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे इसका अरेंज करेंगे? स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे करते हैं, देखो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अच्छा वहीं पे लिखा देता हूँ नोट्स में। तो हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसे देखा जाता है। तो देखो, अगर तो बात है जैसे 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। अब आपको कंपेयर करना है कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी कम स्ट्रांग है। ठीक है, अब आपको पता है ये फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है, ये दोनों सेकंड शेल को बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों थर्ड शेल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक शेल से दूसरे शेल के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में कंपेयर कर रहे हो तो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। और आपको पता है जिसकी एनर्जी कम वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास प्रेजेंट है वो क्या करेगा, अच्छी ओवरलैपिंग दिखाएगा। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी, 1s की। इससे कम किसकी होगी, सेकंड शेल वालों की। उससे कम किसकी होगी, थर्ड शेल वालों की। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूं 2s और 2p की, सेम शेल के अंदर ही बात कर रहा हूं, अब मैं क्या देख रहा हूं, इन दोनों शेल के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। जब एनर्जी गैप बहुत कम होता है तो एनर्जी के साथ बाकी फैक्टर भी वर्क करने लगते हैं। कौन कौन से, डायरेक्शनल कैरेक्टर और डिफ्यूजन कैरेक्टर। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था कि इन तीनों फैक्टर को अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो कौन सा ऑर्डर बनता था कि P सबसे अच्छी ओवरलैपिंग दिखाता है, उससे कम S और सबसे कम D। डी। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा अच्छी दिखाएगा, P वाला, यानी 2p आ जाएगा। उससे कम 2s। अब देखो तीनों एक ही शेल के, तो यानी ओवरऑल ऑर्डर लगेगा। ओवरऑल ऑर्डर क्या कहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन दिखाएगा, P, 3p। उससे बेकार कौन दिखाएगा, 3s। और सबसे बेकार कौन दिखाएगा, 3d। हो गया रेंज, क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलो इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स। जहां एनर्जी गैप ज्यादा वहां एनर्जी को डोमिनेटिंग मानो, जहां एनर्जी गैप कम सारे फैक्टर लगा दो एक साथ। और सारे फैक्टर एक साथ लगाओगे तो ये वाला ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर याद रखना है। P सबसे अच्छी, उससे बेकार S, सबसे बेकार D। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट। नो सर। चलो फिर, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी का एक बार ओवरथ्रू देख लिया है। इसी को अच्छे से रीड करके PYQ अटेम्प्ट करो, और इसके बाद अभी टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज भी चलेगी, उस टेस्ट सीरीज को भी देना अच्छे से, फिर डिस्कशन भी होगा उसके बाद। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपकी होगी, अच्छे से देना उसको। ठीक है, तो फुल लेंथ ही टेस्ट होंगे आपके, जनरली मिक्स टेस्ट होंगे जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपका पेपर होता है वैसा ही टेस्ट आएगा। ठीक है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, और अच्छे से उसको टेस्ट को दो, रिवाइज करते चलो कंसेप्ट। पेपर में एक ही महीना रह गया, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। ठीक है, तो तैयारी फेब तो समझो ही मत तुम्हारा है। ठीक है, ये मत सोचना कि 11 फेब 12 फेब को पेपर है तो इसका मतलब फरवरी के भी 10 दिन मिलेंगे। लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, एक महीना। टॉपिक को रिवाइज करते चलो, टेस्ट देते चलो, क्वेश्चंस करते चलो, बस। अब कोई नया टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अब पुराने टॉपिक को ही रिवाइज करते चलो। क्लियर हो रही है बात। यस सर। ठीक है, नए टॉपिक पे टाइम वेस्ट मत करना, जितना पढ़ चुके हो उसको पहले थोरो रीडिंग करो, टाइम बचेगा तो नया टॉपिक उठाना। ठीक है, और जो टॉपिक तुम्हें मुश्किल लगता है पहले कि भाई, अभी क्या है, अभी आप डिस्ट्रीब्यूट करना तुम्हारे हाथ में, एक मुश्किल टॉपिक, दो इजी टॉपिक, ऐसे ऐसे करके उठाओ और कॉम्बिनेशन में पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक ही टॉपिक में लगे रह गए, कोई बड़ा सा टॉपिक उठा लिया उसी में लगे वो 10 दिन लगा दिए, ऐसा भी मत करना। ठीक है, जहां तुम 4 टॉपिक कर सकते हो, एक टॉपिक वो टाइम खा रहा है, तो तुम्हें भी अपना टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग पता है कि मुझे किस टॉपिक में ज्यादा टाइम लगेगा, किस में कम लगेगा, कौन सा रिवाइज करने की जरूरत है, कौन सा नहीं करने की। तो प्लानिंग वगैरह तुम्हें खुद करनी है अपने लिए। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलो, और क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, समझो आपको बॉन्ड एंगल निकालने में दिक्कत हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसी टॉपिक को उठा के पढ़ो। ये नहीं पहले पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे फिर जाके क्वेश्चन लगाओगे, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें पता है बाकी मेरे टॉपिक स्ट्रांग है, उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो वीक टॉपिक्स है सिर्फ उसी पे अपने आप को स्ट्रांग करो। क्लियर है, यस समझ आ सर। रहा है। चलो, यस। प्रैक्टिस में लगे रहो, बाकी फिर नेक्स्ट रिवीजन क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।
Thank you, Thank sir. you, sir.